चालू करते हैं बहुपद को। तो प्यारे बच्चों, बहुपद में आपको सबसे पहले जानने के लिए ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक संख्या जानिए, पूर्ण संख्याओं के बारे में जानिए, क्योंकि इसी चैप्टर को सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है और आपने बखूबी उसके बारे में अध्ययन किया होगा। और अगर नहीं किया होगा तो उसको सही तरीके से पढ़िए, जानिए, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है तो वो चैप्टर 1 पर डिपेंड करता है। चैप्टर 1 की थ्योरी अगर आपको पता चल जाएगी तो चैप्टर 2 ऑटोमेटिकली आपको 50% तो समझ में आ ही जाएगा, और बचा 50% तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो बहुत आसानी से वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में आपने देखा होगा कि जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कुर्सी मेज, कभी आपके मित्रों की संख्या, या पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ कितने लोग खड़े हैं, अगर उनको गिनना है तो आप कौन सी संख्याओं का प्रयोग करोगे? सिंपल 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अभी आप किसी संख्याओं को गिनने के लिए XYZ तो प्रयोग नहीं करेंगे, या II III IIV इनको तो यूज नहीं करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे उस समय? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक, तो एक चीज तो हमारे पास हो गई कि हम प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको हैं। ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, देखिए कहाँ पे ऐड करेंगे, जरा इसको भी देख लिया जाए। अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इनफाइनाइट है, यानी कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब अगर कोई संख्या डालना चाहें तो बीच में तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर तो जगह है नहीं, और आगे कहाँ तक जा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब हम संख्या को यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तब ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों वो कहलाती है कि जब हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस तरह से इनफाइनाइट तक ये प्राकृतिक संख्या जाती है, और यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हमने जीरो को भी सम्मिलित करा तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। अभी अगर देखा जाए तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो देखिए, अगर आप 1 2 3 4 को देखेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या के अंदर में मिलेगा, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगा? तो देखो पूरा 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, ये टोटल जितना भी टर्म लिखा हुआ है ये सब पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमको किसी ने जीरो लिख करके दिया कि भाई जीरो क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसी तरह अगर आपको किसी ने 18 बोला, आप बता दोगे प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण हो सकता है कि नहीं? हाँ, पूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 18 भी आएगा। इसी तरह से अगर आपको -100 अगर किसी ने बोला तो देखिए ना तो ये प्राकृतिक है और ना ही पूर्ण संख्या है, अब ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे हम चलते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि,
तो देखिए, बहुत सारी ऐसी राशि होती हैं जिनके मान बदलते हैं। कभी आप तमाम तरह के परिमेय व्यंजकों को लगाते हैं, बीजीय व्यंजकों को लगाते हैं, तो वहाँ एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू निकलती है और वो वैल्यू का हर बार सवाल के अकॉर्डिंग मान अलग अलग प्रकार का आता है। तो चर राशि में हमेशा मान बदलता है। ठीक, कभी एक्स का मान 18 आया, कभी 15 आया, कभी 24 आया, कभी 45 आया। तो जब एक्स का मान, वाई का मान या टी का मान बदलता है तो उसको हम कहते हैं चर राशि। ठीक, अब इसके बाद चर राशि हम पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल सी बात, जैसे मान लेते हैं एक एक्स लिखा है। सोचिए अगर आप जा रहे हैं मार्केट में और किसी दुकान वाले को बोला, डेयरी वाले को बोला, दूध वाले को कि हमको एक्स लीटर दूध दे दो। अब वो एक्स लीटर क्या जानेगा कि एक्स लीटर का मतलब कितना दूध होता है, समझेगा? तो जब हमें किसी राशि का मान नहीं पता होता है, ये हमारे लिए एक अज्ञात राशि, ये अलग अलग प्रकार के मान तब देगी जब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा होगा। तो किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा। अगर हम सिंपल इस पे पता करें कि एक्स का मान क्या होता है तो हमको मालूम नहीं चलेगा कि एक्स का मान आखिर है क्या। इसी तरह से अगर हमने वाई का मान पता किया तो वाई का मान भी हमको पता नहीं है। ध्यान कैसे रहेगी आपको? मान लेते हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में आप सपोज करें सब्जी की दुकान में गए। सब्जी की दुकान वाले से आपने कहा कि हमको एक्स किलो पालक दे दो। तो क्या दुकान वाला समझ जाएगा कि एक्स किलो का मतलब कितना होता है? या फिर आप जा रहे हैं, उससे बोला कि वाई किलो हमको प्याज दे दो। तो क्या वाई किलो प्याज वो आपको दे पाएगा? समझ नहीं पाएगा कि कितना मांग रहा है, कितना नहीं मांग रहा है, या समझ जाएगा? तो एक्स और वाई की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो जिन राशियों का मान हमको नहीं पता होता है उनको हम कहते हैं चर राशि। तो प्यारे बच्चों, आप चर राशि अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चर राशि क्या है। जैसे इसी तरह से हमने कोई जेड लिखा, सपोज करिए कि आप मार्केट जा रहे हैं और जेड किलो टमाटर मांग रहे हैं दुकान वाले से, तो वो जेड किलो क्या समझ पाएगा कि कितना आपको चाहिए? ठीक, वही चीज़ अगर आपने दुकान वाले को कहा कि हमको 1 किलो आलू दे दो तो वो आराम से आपको तौल देगा। या फिर आपने कहा कि हमको 5 किलो टमाटर दे दो तो भी वो जान जाएगा। हमें 10 किलो दे दो तो भी जान जाएगा। ठीक, तो इनका मान निर्धारित होता है, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। अगर आप 1 किलो मांगेंगे तो आप कहीं पर भी जाइए, वो आपको 1 किलो 1 यूनिट ही तौल के देगा, ना कि आपको 10, 25, 26, 40 करेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप मांगेंगे तो या तो उसको पता नहीं चलेगा, या अगर कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो कभी 10 आएगा, कभी 15 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू अलग अलग प्रकार की मिलेगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जिन राशियों का मान हमको नहीं पता है वो चर राशि, और अगर आप हिंदी बेस पे सोचें तो चर का विलोम शब्द होता है अचर, अचर राशि। ठीक, तो जिनका मान हमको नहीं पता होता है वो तो चर हो गई, तो जिनका मान हमको पता होगा वो अचर राशि हो गई। ठीक, तो हमने 2 चीज़ें जान लिया, एक तो हमने पूर्ण संख्या और दूसरा हमने चर और अचर जान लिया। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ 10x लिखा हुआ है। अब देखिए 10x, x क्या है? ये तो चर हो गया, और 10 क्या है? ये तो अचर राशि हो गई। ठीक, इसी तरह अगर हम पता करें कि x का गुणांक क्या है, गुणांक, तो x का गुणांक 10 निकल के आएगा। ठीक, अगर हम इसके पावर की बात करें तो पावर कितना है? घात 1 हो जाएगी। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई गुणांक यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। ठीक, और इसके गुणा में अगर हमारे पास कोई चर राशि होती है, ठीक, और अगर इनके पावर में कोई पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या
तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक। आपके पास 3 कंडीशन होना चाहिए कि कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक चर राशि के गुणांक में पूर्ण संख्याएं होना चाहिए और इसकी घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब ये सारे सिस्टम को मिला करके हम कहते हैं बहुपद। जैसे मान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या आपने -8 लिया, ठीक। आपने कोई चर राशि y ले लिया, फिर आपको पूर्ण संख्या में कुछ रखना है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमने 8 रख दिया। और देखिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, बहुपद। प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर 6y लिख दिया, तो देखिए ये एक अचर राशि है और ये एक चर राशि है और इसके पावर में 1 की घात है। तब ये क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, ठीक। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर केवल y लिखा, तो देखिए जिसका कुछ गुणांक नहीं होता है उसका एक गुणांक मान लिया जाता है। पावर अगर कुछ नहीं दिख रही है तो ये मान लिया जाता है कि पावर 1 रखी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर एक अचर राशि है और इसके गुणा में एक चर राशि है, पावर में एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह भी एक बहुपद है, ठीक। तो प्यारे बच्चों आगे बात आती है कि क्या 8 भी एक बहुपद है। तो देखिए जरा चेक करें। सबसे पहले तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी राशि लिखिए, चर हो या अचर हो, अगर उसकी पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी चर राशि रखते हैं और इसके पावर में अगर 0 रखते हैं तो इसका मतलब कि पावर में पूर्ण संख्या है, ठीक। और एक चर राशि इसके गुणा में है और अचर राशि इसका गुणांक है। इसका मतलब यह भी एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं आपके पास 6 है, ठीक है। तो अगर आपने अपने से कोई भी एक चर राशि पुट किया, ये अब अगर हम इसकी पावर में 0 लगाते हैं, कुछ नहीं है, 0 लगा दोगे तो आप मान 1 हो जाएगा। 6 को 1 से गुणा करोगे तो फिर वापस में 6 आ जाएगा। देखिए 6 गुणे, और जब किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो आंसर आपका 6 आ गया। यानी आपने अपने क्वेश्चन से तो छेड़खानी किया नहीं। लेकिन अब अगर आप मिलाते हैं कि पूर्णांक संख्या है, तो देखिए हाँ है, चर राशि है, हाँ है, पूर्ण संख्या है पावर में, तो पूर्ण संख्या है। देखिए 0 आपका पूर्ण संख्या आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी है एक बहुपद है, ठीक। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुपद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और इसको आगे करते हैं कि बहुपद अगर हमको छांटना होगा तो हम बहुपद को कैसे छांटें। हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर 6x की पावर 8 है, दूसरा √9x की पावर 6 है, तीसरा 7 √x है, ठीक। तो अब इसमें से देखते हैं, ये वाला आप मिलाइए। आपके पास पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसके बाद चर में है कोई संख्या, और इसके बाद पावर में एक संख्या पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए आपके पास चर राशि है, पूर्ण संख्या इसकी पावर में है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 3x की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर एक अचर राशि है, ठीक, पूर्णांक है, और इसके गुणा में तो चर राशि होना चाहिए। अब देखते हैं ये चर राशि है, तो देखिए x चर राशि है, यहाँ तक बात सही है। पूर्ण संख्या पावर में होना चाहिए, तो इसकी पावर निकालते हैं। प्यारे बच्चों जब हमको वर्गमूल हटाना होता है तो इसकी पावर में 1/2 हो जाता है, तो x की पावर में 1/2 हो गया। अब देखिए
क्या ये जो 1/2 पावर में आया तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं ना, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं बल्कि ये एक परिमेय संख्या है और हमको पावर में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या चाहिए, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से अगर एक और ले लेते हैं कि यहाँ 6x⁻² लिखा है, तो देखिए इसको चेक करिए। अगर आप इसको हल करते हो तो 6x, ये माइनस हटाने के लिए आप इसको 1 के बटे में लिख दीजिए x⁻², ऐसे। तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ये तो 1 के बटे में आ गया। या फिर आप यहाँ से देखिए, ये -2 पावर में लगा था और आपके पूर्ण संख्या में कहीं पर भी माइनस वाली संख्या नहीं आती, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अब आगे बहुपद के प्रकार, 1 चर वाले, 2 चर वाले, 3 चर वाले बहुपदों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।